हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम योर रंजीत सर और ऑनलाइन गुरु यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं और हमारी टीम क्लास 9, 10th, 11th और 12th को मैथ्स और साइंस के लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे पिछले वाले क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ रिलेशंस डिराइव किया था, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम्स में और इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम में क्या होता है, ये हम लोग अच्छे से देखे थे। एक बार मैं वापस से आपको एक चीज़ समझाता हूँ, पहले ज़रा आप देखना। अगर हम लोग पिछली क्लास को देखें तो हमने ये बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मीडियम में और इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम में, इनके बीच में एक रिलेशंस आया था कि E इज इक्वल्स टू E0/में K करके। मतलब ये मैंने बताया था कि K फैक्टर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है। यहाँ तक हमने काम करा था। तो ये यहाँ से हमें 3 बातें समझ में आती है, ठीक है। यहाँ से ये 3 बातें हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। ये जब सोर्स चार्जेज और टेस्ट चार्जेस को हम लोग किसी मीडियम में रखेंगे तो वो मीडियम हमारा कितना मीडियम हो सकता है, पहले उस पर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से इट मे बी कि वो जो चार्जेज रखे गए हैं वो किसी कंडक्टर में रखे गए हैं, ठीक है। वो हो सकता है कि कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, ठीक है, या वो सेमीकंडक्टर हो सकता है, ठीक है। ये 3 जो है ये हमारे पास मतलब मीडियम होने की प्रोबेबिलिटी है कि जो चार्जेज है, जैसे कि मान लेते हैं कि चार्जेज को हम लोग किसी कार में रख देते हैं तो पूरा का पूरा कंडक्टर होगा, ठीक है। तो आप समझो ज़रा ध्यान से। तो कंडक्टर के लिए हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान इन्फिनिटी आपको बताया था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K जो होता है वो कंडक्टर के लिए इनफाइनाइट होता है, और इंसुलेटर के लिए जो K की वैल्यू बताया था मैंने आपको वो 1 बताया था, ठीक है, कि इन केस ऑफ इंसुलेटर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 1 एंड इन केस ऑफ कंडक्टर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी एंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सेमीकंडक्टर लाइज बिटवीन 1 to इन्फिनिटी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो K है वो 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक लाइज करता है, ठीक है। तो अब हम ये देखने में इंटरेस्टेड हैं कि अगर इंसुलेटर मीडियम होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, अगर सेमीकंडक्टर है मीडियम तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, और अगर कंडक्टर है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कैलकुलेट होकर के आएगा। अगर आप देखो ज़रा ध्यान से, इस K की जगह पे अगर हम 1 रखते हैं, K की जगह पे 1 रखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम के बराबर होता है। अगर मीडियम हमारे पास इंसुलेटर है तो एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा जितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वैक्यूम में आता है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होता है, वैक्यूम में होता है। अगर हम कंडक्टर के केस में देखें, अगर हम K की जगह पे इनफाइनाइट रखते हैं तो E0/इनफाइनाइट किसी भी नंबर में अगर इनफाइनाइट से डिवाइड करा जाए तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, 0 आता है। अगर मीडियम हमारा कंडक्टर हुआ है ना, अगर हम टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्जेज को अगर हम कंडक्टर में रखे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर सेमीकंडक्टर में देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो कहाँ के कहाँ बीच में लाइज करेगी, तो 0 से लेकर के ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम के बीच में लाइज करेगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 0 से लेकर के ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम के बीच में लाइज करेगी। हमने इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना सिखाया था 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था डिस्क्रीट चार्जेस के बीच में, जिसके लिए हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और इस तरीके से ये रिलेशंस हम लोग इस्टेब्लिश किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम और इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम, जिसमें हमने ये देखे थे कि किसी भी मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो K फैक्टर से डिक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए, फिर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, और अगर हमारा मीडियम कंडक्टर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को पता होता है कि कितना होता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। चलो ओके, मैं रब करूँ, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप NCERT को रीड करा करिए, ठीक है। NCERT जो बुक्स है आपके पास, ठीक है, उस बुक्स को आप लाइन बाय लाइन पहले रीड करना शुरू कर दो, ठीक है। और ये जो हमारा टॉपिक होने वाला है आज का, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, और इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको जो है कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है। आप देखना ज़रा ध्यान से, हमारा जो टॉपिक है दिस वन इज़ द
इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को हम लोग जनरली ELOF बोलते हैं, ELO और F, ये हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में बात करना हो तो इससे पहले हमने 10th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें हम लोग क्या करते थे कि एक डेस्क पे एक कार्डबोर्ड रखते थे और उस कार्डबोर्ड पे हम लोग एक मैग्नेट रखते थे, और उस मैग्नेट को रख करके उसमें हम लोग क्या करते थे कि मैग्नेट को नीचे प्लेस करके ऊपर से कार्डबोर्ड रख करके उस पर हम लोग क्या करते थे, मेटल का डस्ट डालते थे, और डस्ट डालने के बाद हम लोग उस एक्सपेरिमेंट में क्या करते थे कि उस कार्डबोर्ड पे ऐसे फोर्स जर्क करते थे। धीरे धीरे हम लोग देखते क्या थे कि कुछ सिनारियो जो था वो हमारा इस तरह से बनता था। कैसे बनता था, ज़रा आप इसको देखो ध्यान से। हम लोग इसमें क्या देखते थे कि अगर वो हमारे पास मैग्नेट होता था तो उस मैग्नेट में हम लोग देखते थे कि उसमें एक नॉर्थ पोल होता था और एक साउथ पोल होता था, ठीक है। एक नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल होता था। इसमें वो जो डस्ट होता था वो डस्ट कुछ इस तरह से अरेंज हो जाता था, जिसमें हम लोग पेंसिल से क्या कर लेते थे कि ड्रॉ करते थे, तो वही जो है वो हमारा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनता था। और वो हमेशा जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है वो नॉर्थ टर्मिनल से ऐसे निकलता है और फिर साउथ में आकर के एंड्स हो जाता है। मतलब इट जनरेट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड्स ऑन साउथ, या इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स ऑन साउथ पोल। ठीक उसी तरीके से हम लोग जो है मतलब और भी बहुत सारे फील्ड लाइंस को हम लोग ऐसे अरेंज करके दिखाते थे। मतलब जो डायरेक्शन होता था वो जो हमारा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होता था वो ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स ऑन साउथ पोल। ऐसे ये बाहर आकर के इसमें इनसाइड में आता था, ठीक है। नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ आता हुआ हम लोग इसको ऐसे दिखा सकते हैं, और ये एंड्स ऑन साउथ पोल, ऐसे ही हमारा एंड्स होता था। बट इनसाइड द मैग्नेट क्या होता था कि जो डायरेक्शन होता था वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता था, है ना। ये हम लोग क्लास 10th में अपने एक्सपेरिमेंट में ये सीखे थे। एंड दिस वन इज़ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसको हम लोग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से रिप्रेजेंट करते थे, और ये हमारा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होता था। बट आज की क्लास में जो हमें पढ़ना है ना, दिस वन इज़ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ऐसे ही कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है, क्या होता है, कैसे होता है, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले आप देखना ज़रा ध्यान से। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पढ़ाया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते समय मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे लेट से मैं एक प्लस का क्यू चार्ज रख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लेट से मैंने कोई माइनस का क्यू चार्ज रखा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा, एक प्लस का क्यू चार्ज लिया और यहाँ पे एक हमने माइनस का क्यू चार्ज लिया, ठीक है। अब आप देखना ज़रा ध्यान से। आपको पता है कि प्लस क्यू चार्ज के कारण किसी पी पॉइंट पे, लेट से इस पी पॉइंट पे अगर हम लोग इस पॉइंट पी पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाएँ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है वो रिपल्सिव इन नेचर होता है। मतलब वो इस तरीके से बाहर की तरफ जाता हुआ हमको दिखाई देगा, ठीक है। और अगर इस माइनस क्यू के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालने जाए इसी पी पॉइंट पे, तो आपको पता है कि माइनस क्यू के वजह से ये अट्रैक्टिव होता है। मतलब ये इसी की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ दिखाई देगा। मतलब एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू की वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करना हो तो इट अवे फ्रॉम द पॉजिटिव एंड इनटू द नेगेटिव आपको दिखाई देगा। मतलब हम अगर एक मतलब एरो से अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम इस फील्ड लाइंस को, मतलब इस लाइंस को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बार वापस से समझो। पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी पी पॉइंट पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रिपल्सिव इन नेचर होता है, और नेगेटिव सोर्स चार्ज की वजह से ये मतलब क्या होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। ठीक इसी तरीके से अगर हम और भी कोई लाइंस लेकर के देखें तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से कुछ और लाइंस हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे ये मतलब जो भी पॉजिटिव चार्जेज है, इस पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो भी लाइंस होगा वो आउट ऑफ द प्लेन आपको दिखेगा जाता हुआ, और इनटू द आपको नेगेटिव चार्ज में जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अगर कुछ और लाइंस हम लोग बना ले यहाँ पे, अब ज़रा ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये फील्ड लाइंस आउटवर्ड्स जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम इसको आउटवर्ड्स बना रहे हैं। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे ये इनसाइड द आ रहा है, ठीक है, इनटू द, और यहाँ पे ये इनटू द, ठीक है। आप समझना ज़रा ध्यान से। अगर यहाँ देखा जाए तो कुछ इस तरीके से हमारा
ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है। आप ज़रा ध्यान देना, इस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में जो भी पॉजिटिव चार्जेज होगा, इस पॉजिटिव चार्जेज से हमारा लाइंस जो होगा वो आउटवर्ड्स होगा। जैसे यहाँ पे बाहर किससे निकलता था, नॉर्थ से बाहर निकलता था और साउथ में आता था, ठीक है। इसमें क्या है कि ये प्लस से बाहर निकल रहा है और माइनस की तरफ आकर के एंड्स हो रहा है, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें लिखना पड़ेगा। आपको एक बात पहले मैं यहाँ पे समझा लेता हूँ, आप ज़रा देखो। इसमें क्या है कि ये नॉर्थ से निकला और नॉर्थ से निकल करके साउथ पे आकर फिनिश हुआ और फिर साउथ से एक लाइन आकर के इसमें नॉर्थ में ज्वाइन हो रहा है। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एक तरह से क्लोज लूप बना रहा है। क्या बना रहा है? क्लोज लूप। लेकिन यहाँ पे क्लोज लूप नहीं बन रहा है, ये आपको ध्यान देना है। ये यहाँ से आउटवर्ड्स तो आ रहा है लेकिन ये वापस से यहाँ पे इनटू द प्लेन आ रहा है, मतलब इनसाइड द नेगेटिव चार्जेज आ रहा है, जिसकी वजह से ये क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करता है। पर ये हमारा तीसरा पॉइंट होगा। पहले हम इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, ठीक है। आप ज़रा ध्यान देना, ठीक है। चलो, सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे इसके बारे में कि जो भी हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है, ये जो भी मैंने लाइन ड्रॉ करा है, आप ये बताओ क्या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपको दिखाई देता है? अगर मैं कहीं पे एक मैग्नेट ला करके रखता हूँ, उसका जो भी इफेक्ट है, उसके कारण जो भी फील्ड बनता है ना, क्या आप उस फील्ड को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। वो सिर्फ एक इमेजिनरी कर्व्स होता है, ठीक है, जो मतलब हाइपोथेटिकली हम ऐसा मान के चलते हैं कि हाँ वो लाइन ऐसा है। वो हम एक्सपेरिमेंट के वजह से हमने ये मतलब फाइंड आउट कर पाया था कि ये जो लाइंस है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से हमारा जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी कर्व्स। ये हमारे इमेजिनरी कर्व्स होते थे, ठीक है। ये कोई ना कोई एक इमेजिनरी कर्व्स होता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलो आप लोग इसको पहले नोट करो, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा हुआ कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है वो एक इमेजिनरी कर्व्स होता है, ठीक है। पहले यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो देखो, सेकेंड पॉइंट हमें समझना है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आखिर है क्या? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है। अब ये समझते हैं ध्यान से। जैसे मान लेते हैं ना कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, ये सब हम लोग किससे दिखा सकते हैं? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अब चूंकि हमने पहले पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब उसके मैग्नीट्यूड की बात होगी, उसके डायरेक्शन की बात होगी। तो इसमें अगर हम डायरेक्शन की बात करने जाए, समझना आप ज़रा ध्यान से कि अगर डायरेक्शंस की बात करी जाए तो हम डायरेक्शंस के लिए क्या करेंगे, पहले आप तरीका समझो। इसमें क्या करना है कि अगर आपको डायरेक्शन पता करना है किसी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का, अगर आप डायरेक्शन पता करने जाते हो तो आप लेट से ये जस्ट आपने पॉइंट यहाँ पे पी ले लिया लेट से, ठीक है। इस पी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो आप इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है। और ये जो टेंजेंट होगा, ये टेंजेंट जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा एट पॉइंट पी पे, ठीक है। अगर इसी तरीके से हम लोग इस पॉइंट पे लेट से, अगर ये पॉइंट लेट से हमारा क्यू है और इस पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो इस पॉइंट पे हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ये जो टेंजेंट होगा ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा एट पॉइंट क्यू पे, ये क्यू पे देगा, ठीक। इसी तरीके से अगर लेट से हम यहाँ पे आर लिख ले और इस आर पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करने जाएँ तो ये जो टेंजेंट होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस भी देखना है कि किधर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो ये आर पॉइंट पे हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये जहाँ जहाँ भी हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वहाँ वहाँ उस लाइंस पे, उस पॉइंट पे हमें क्या पता चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग डायरेक्शन पता कर पा रहे हैं। मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ, या हम ये लिख सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी predicted by drawing tangent to that point, ठीक है।
मतलब अगर उस पॉइंट पे हम लोग क्या करें, टेंजेंट्स अगर ड्रॉ कर लें तो उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन का पता लग सकता है। ठीक है, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और द टेंजेंट P ये लिख सकते हैं, किसी एक पॉइंट P के वजह से हम लोग दिखा सकते हैं कि जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट पे जो टेंजेंट हमने ड्रॉ करा है, इट गिव्स द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। ठीक है, मतलब P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस टेंजेंट की वजह से है। ठीक है, तो हमें इसको दूसरे तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं, ऐसे भी हम लोग इसको समझ जाएंगे। आप चीज़ों को समझो, जब समझोगे तो आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। मैंने कहा कि इस कर्व में किसी भी एक P पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता लगाना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें इसका डायरेक्शन भी पता लगना चाहिए और इसका मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए। तो डायरेक्शन निकालने का एक ही तरीका है कि जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, उस पॉइंट पे आप क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे, और जो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वही उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। ठीक है, ये तो डायरेक्शन वाइज हमने बात कर लिया। तीसरे पॉइंट पे हमें ये पता करना है कि अब हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड के लिए मैं आपको एक छोटा सा चीज़ सिखाता हूँ, पहले आप ये समझो। हमें क्या करना है, आप समझना ज़रा ध्यान से। हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक क्या करते हैं हम लोग, 1 यूनिट एरिया मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। लेट से यहाँ पे कुछ और फील्ड लाइंस को मैं पहले बना करके दिखा रहा हूँ। लेट से यहाँ पे एक फील्ड लाइंस है, ठीक है, जो पॉजिटिव टर्मिनल से ये रिपल्सिव भी नेचर है, और अगर इसी तरीके से नेगेटिव की तरफ बनाना हो तो हम इस तरीके से इसमें दिखा सकते हैं, अट्रैक्टिव भी नेचर। ठीक है, अब देखो समझो ध्यान से। अगर हम लोग क्या करते हैं कि मैं यहाँ से एक और फील्ड लाइंस बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये, और इधर भी हम लोग और फील्ड लाइंस बना लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर हम 1 यूनिट एरिया लेते हैं, लेट से मैंने ये जो एरिया लिया है ये 1 यूनिट एरिया है। कितना है, 1 यूनिट एरिया लिए हम लोग। ठीक है, यहाँ पे ये जो हमने लेट से ये जो पॉइंट लिया, लेट से ये M पॉइंट है, इस M पॉइंट पे हमने जो एरिया लिया है ये हमने 1 यूनिट लिया, लेट से 1 मीटर स्क्वायर ये एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हम दूसरा क्या करते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया हम लेट से इस P पॉइंट के अक्रॉस हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया, लेट से ये भी हमारा 1 मीटर स्क्वायर एरिया है। ठीक है, ये समझना है हमें। ठीक है, ये 1 मीटर स्क्वायर है, और लेट से हम किसी एक पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया ले लेते हैं। ठीक है, ये जो एरिया है ये हमारा 1 मीटर स्क्वायर है। मैंने यूनिट एरिया सेट कर दिया कि आप क्या करो, 1 मीटर स्क्वायर एरिया ले लो। ठीक है, कहीं भी 1 मीटर स्क्वायर एरिया आप क्या कर सकते हो, रख सकते हो जहाँ पे आपका फील्ड लाइंस बन रहा है। तो हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं, यहाँ पे समझना ज़रा ध्यान से कि इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया में हमारे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासेस होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ये 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये 2 दिखाई दे रहा है। ठीक इसी तरीके से मतलब कोई ना कोई एक लाइन्स ऐसे आएगा, और वो मान के चलते हैं कि ऐसे मतलब आपको आता हुआ ये दिखाई देगा। ठीक है, कि ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी आपको 1 और 2 दिखाई दे रहा है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको रब करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, जब आपको दिखाई देगा, है ना, मतलब वो नंबर ऑफ़ लाइन्स हमें पता होगा कितना नंबर ऑफ़ लाइन्स इसमें दिया हुआ है। हमें ये देखना है ताकि मैं डिफ्रेंशिएट कर सकूं। यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ़ लाइन्स पासेस हैं पर यूनिट एरिया में क्रॉस कर रहा है वो नंबर 3 है। यहाँ पे कितना है, 2 है, और यहाँ पे कितना है, 1 है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहा है यही मैग्नीट्यूड देगा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस का, है ना। अगर हमें ये पता चल जाए कि इसमें लेट से, और ये भी जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होगा वो रिलेटिवली होगा। रिलेटिवली मतलब मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर 10 है, कितना है, 10 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, 20 होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, 30 होगा। मतलब ये रिलेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। रिलेटिवली मतलब यहाँ पे अगर हम लेट से, जैसे इस पूरे बोर्ड में लेट से हम क्या करते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर का पैच यहाँ से काटते हैं, 1 मीटर स्क्वायर का पैच यहाँ से काटते हैं, और उसके एक एक पार्टिकल्स को काउंट करते हैं किसमें कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर कहीं पे भी पार्टिकल्स का संख्या कम हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे उसकी जो डेंसिटी है वो कम है, तो वहाँ पे इसी तरीके से इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब डिफरेंट जगह पे ये पता करना है अपने को कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है
वो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कौन बढ़िया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे है, तो उस तरीके से हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो आप जरा समझना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बात करा जाए एम पॉइंट पे तो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन्स पासेस है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बात करा जाए, लेट से ये एम पॉइंट है, ये एन पॉइंट है और लेट से ये ओ पॉइंट पे बात हुआ है, तो यहाँ पे एन जो होगा वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एम के कंपैरिजन में कम होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओ का जो होगा वो सबसे कम होगा, क्योंकि इसमें जो है कंपैरेटिवली, मतलब मैं देख रहा हूँ कि मतलब 3 लाइन्स पासेस है, इसमें 2 लाइन्स पासेस है, इसमें 1 लाइन्स पासेस है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कैसे पता चलेगा, तो ये नंबर ऑफ लाइन्स क्रॉसेस पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया में कितना नंबर ऑफ लाइंस जो है क्रॉस कर रहा है, इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बहुत सरल भाषा में मैं इसको समझा रहा हूँ, आप इसको लिखिए। जैसे मैंने बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ या नंबर ऑफ, इसको ऐसे लिख लो आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स gives इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज आई डॉट ई करके लिख सकते हैं आप, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहो आप, या इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहो। ठीक है, ये दोनों बात बराबर होता है। ठीक है, इस तरीके से हम आपको अब तक 3 चीज़ें समझाए हैं। ठीक है, पहले पॉइंट में मैंने आपको ये बताया कि जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है वो एक इमेजिनरी कर्व्स होता है, कि इमेजिनरी लाइंस होता है। सेकेंड पॉइंट पे मैंने ये बताया कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन पता करना है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी एक पी पॉइंट पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्शंस का पता लगा सकते हैं बाय ड्राइंग टेंजेंट्स एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से हम उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं कि किधर है। उसके बाद अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो वहाँ पे हमें 1 यूनिट एरिया लेना पड़ेगा, और उस एरिया में नंबर ऑफ जो फील्ड लाइंस होगा, है ना, वो फील्ड लाइंस हमें बताएगा कि उस जगह का जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कितना है। अब तक हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में ये 3 बातें सीखे हैं। इसके बाद हमें कुछ बेसिक इसके प्रॉपर्टी पे आना है। आप इससे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, मैं रब करूँ, चलो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी के बारे में बात करना है तो आप इस पॉइंट को ज़रूर लिख लेना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आप इसको राइट डाउन कर लेना। यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ, कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ELOF, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग को देखना है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम ये लिख सकते हैं कि इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेज एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्जेस से स्टार्ट होता है और नेगेटिव चार्जेस पे आकर के एंड्स होता है। ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टीज़ है। सेकेंड प्रॉपर्टीज़ में हम क्या लिख सकते हैं, आप समझना। सेकेंड प्रॉपर्टीज़ में हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ये क्लोज लूप नहीं बनाता है, डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप अनलाइक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अगर हम लोग इसको समझें तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई भी प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, ठीक है,
तो इस प्लस क्यू के वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव की वजह से ये रिपल्सिव भी नेचर होगा, तो ये हम इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं। ये क्लोज लूप नहीं बना रहा है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आप देख रहे हैं, ठीक है। अगर हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाने जाएं तो यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, और इस तरीके से ये नॉर्थ पोल से निकलेगा साउथ पोल में जाएगा, और यहाँ पे ये साउथ पोल से फिर वापस से नॉर्थ पोल में आएगा, जो एक कंप्लीट सर्कल बना रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है ये हमारा क्लोज लूप नहीं बनाता है, जबकि ये हमारा क्लोज लूप बनाता है। इट फॉर्म क्लोज लूप बट इट डज नॉट फॉर्म्स क्लोज लूप। यहाँ पे ये हमारा सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट पे मैं बात करता हूँ, आप ज़रा ध्यान से सुनना, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है कि जो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस is proportional to magnetic lines of forces। ये मैं क्या समझा रहा हूँ, मैंने बोला कि जो चार्ज की मैग्नीट्यूड होती है उसके प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर लेट से हमारे पास यहाँ पे अगर 2q चार्जेस रखा हुआ है लेट से, ठीक है, और 2q चार्जेस में यहाँ पे आप ज़रा ध्यान से देखना, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि इस 2q चार्जेस की वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दिखाई दे रहा है वो 3 दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव के कारण ये क्या होगा, रिपल्सिव इन नेचर होगा। मैं 2 चार्जेस की वजह से 2q चार्जेस की वजह से यहाँ पे मैं 3 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दिखा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे लेट से माइनस का अगर मैं 4q चार्जेस रखता हूँ, ठीक है, मैंने कहा है यहाँ पे आप ध्यान देना, मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करी है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द साइन कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। मैंने कहा सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है और उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर 2q चार्ज की वजह से 3 लाइंस दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 4q की वजह से आपको 6 लाइन दिखाई देगा। मतलब आप इसको कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ये 4 हुआ, एक 5 और एक 6, ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। चूँकि पॉजिटिव की वजह से रिपल्सिव इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दिखाते हैं, और तो नेगेटिव की वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसमें अट्रैक्टिव लाइंस ऑफ फोर्स दिखाएंगे। तो बस हमें डायरेक्शंस को किधर रखना है, नीचे की तरफ रखना है, ठीक है। आया समझ में? मतलब मैं ये आपको समझा रहा हूँ सिर्फ कि किस तरह से मैग्नीट्यूड पे, है ना, मतलब ये जो लाइंस ऑफ फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, सॉरी यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मतलब ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप इसको पहले लिख लो, फिर मैं रब करके फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पे आता हूँ, ठीक है। आप इस तीनों पॉइंट को लिखो। आई होप कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। इससे पहले आप इसको एक बार लिख लो जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर हम आई थिंक इसको रब कर देना चाहिए अब, ठीक है। देखो अगर आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि सर वहाँ भी तो हम लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते तो उसमें भी 2 आएगा, नहीं, एक्चुअल में हम डिफरेंट जगह पे लिए हैं, कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंसेस आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अभी आप ये समझो, मैं 4th पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और 4th पॉइंट में आपको एक चीज़ समझना है कि जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, ये कई बार सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है ये सवाल कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो क्यों नहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। तो पहले आप इस चीज़ को समझो। अगर लेट से कोई हमारा फील्ड लाइंस कुछ ऐसे है और दूसरा अगर ऐसे है, ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, इस P पॉइंट पे, लेट से अगर ये पॉइंट P है, इस P पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने जाएं तो इसके लिए हमें टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। आप ज़रा ध्यान देना, इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करा, तो ये हमें अगर इस P पॉइंट का अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि इसका डायरेक्शन कुछ इधर है। अगर इस P पॉइंट पे अगर हमें इस कर्व के लिए अगर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना होगा तो इसका टेंजेंट कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन से यहाँ पे P आएगा, ठीक है। अब आप समझो ध्यान से, किसी एक ही पॉइंट पे, किसी एक टेंजेंट पे दो डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्या ये पॉसिबल है कि इसी पॉइंट पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर भी है और इसी पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर भी है? इसीलिए जो है ना, मतलब ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, ठीक है। आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है, आप लिख लो, बिकॉज एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बिकॉज एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, at point of intersection, because at point of intersection it will have two direction, it will have two direction, it will have two direction which is absurd का मतलब which is not possible, है ना। two directions which is not possible, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं, आपका प्रॉपर्टी ये है और रीज़न आपके पास ये लिखा हुआ है कि किसी एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। दिस वन इज द प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। आप इसको एक बार राइट डाउन करो, फिर नेक्स्ट मैं आपको प्रॉपर्टी नंबर 5 बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर दो सिमिलर चार्जेस ले लेते हैं, कोई भी दो सिमिलर चार्ज हो और उसमें आपको रिप्रेजेंट करना हो कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका आप ज़रा तरीका देखो। अगर मैं लेट से यहाँ पे कोई प्लस Q चार्ज ले लिया हूँ, ठीक है ना, और लेट से यहाँ पे प्लस का लेट से 2Q चार्जेस ले लिया हूँ, ठीक है, और इसमें हमें दिखाना है क्या कि इसका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप देखो, समझो ध्यान से। सबसे पहले तो प्लस के कारण जो है ये अवे जाता हुआ दिखाई देगा आपको, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसमें भी प्लस की वजह से ये अवे जाता हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है। आप एकदम अच्छे से नोट्स बनाना और इसी नोट्स को आपको लर्न करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये अवे जाता हुआ दिखाई देगा और ये भी अवे जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे ये अवे और यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड अवे दिखाई देगा, लेकिन जैसे यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ऐसे, इस पॉजिटिव की वजह से ये कुछ ऐसे चला जाएगा इधर की तरफ, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। ये जो पॉइंट आप लिखोगे, है ना, मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू टू सिमिलर चार्जेस, यहाँ मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात नहीं किया हूँ। आप इसमें ये मत सोचना कि सर यहाँ पे तो आपने मतलब 5 बनाया है, यहाँ भी आपने 5 ही बनाया, नहीं, इसमें 10 बनेगा। मैंने दिखाने के लिए सिर्फ आपको दिखाया है कि ये कैसे, मतलब इसका डायग्राम हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू टू सिमिलर चार्जेस, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इसी तरीके से, ठीक है। जो आपका मैंने सिर्फ आपसे डायग्राम पूछा जाएगा, ठीक है, आप इसको पहले लिख लो, ठीक है। इस तरीके से 5 प्रॉपर्टी हमने देखा है। अगर कोई और भी प्रॉपर्टीज़ हो तो मैं आपसे डिस्कस कर लूँ, ठीक है। एक पॉइंट मैंने NCERT से उठाया है, पहले मैं उसको बता दूँ, ठीक है। आप पहले यहाँ तक लिख कर आओ। अब ज़रा आप ध्यान से देखना, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर आप 6 करके लिख सकते हो, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये स्टार्ट्स हो, ठीक है, या एंड हो, ठीक है,
ये नॉर्मली होता है, मतलब परपेंडिकुलर होता है किसके, सरफेस के, नॉर्मली ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये ध्यान रखना है, कंडक्टर के, मैंने स्पेशली किसके बारे में बात करा है, कंडक्टर के बारे में बात करा है, ठीक है, कि कोई भी जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा वो उस सरफेस के रेट से, अगर ये कंडक्टर है तो इस कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा तो इस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर, अगर हम लोग इसको, अगर आप डायग्राम से समझना चाहते हो तो आप ये समझो, अगर हम लोग ऐसे बना लेते हैं, यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स देखा जाए, सपोज दैट ये कंडक्टर है कोई, ठीक है, इस कंडक्टर के बारे में बात करो मैं, इनसाइड द कंडक्टर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये ज़ीरो होता है, ये ध्यान रखना है। आउटसाइड द अगर लाइन देखा जाए तो ये कुछ ऐसा आएगा जो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये भी हमारा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, जितने भी आप फील्ड लाइंस आप बताओगे ये सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, सब 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रखना, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। आप ऐसे दिखा लो एक दो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पॉइंट आप लिखोगे यहाँ पे, लेट से इसके अंदर कोई प्लस क्यू चार्ज था, ये ध्यान रखना, ठीक है, तभी मैं अभी जाता हुआ दिखा रहा हूँ ना। नेक्स्ट क्या है, एक पॉइंट है, दिस वन इज़ द पॉइंट नंबर 7, ठीक है, 7 में आप लिखोगे, ये सिर्फ एनसीईआरटी से लिया गया है, जो मतलब प्लस क्यू के वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है वो हमारा रिपल्सिव इन नेचर होता है, और माइनस क्यू के वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है वो हमारा अट्रैक्टिव होता है। तो इसी को दो अलग अलग नाम दिया गया है, ठीक है, उसी दो नाम को हमें लिखना है। देयर इज, आप लिख लोगे, देयर इज लॉन्गिट्यूडनल टेंशन, देयर इज लॉन्गिट्यूडनल टेंशन, लॉन्गिट्यूडनल टेंशन किसको दिया गया नाम, ये दिया गया जब हमारा ये अट्रैक्शन होगा, कैसा होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है, इसी अट्रैक्शंस को लॉन्गिट्यूडनल टेंशन कहा गया, एंड लैटरल प्रेशर कहा गया, लैटरल प्रेशर, ठीक है, जब ये हमारे पास रिपल्सन इन नेचर था, ठीक है, ड्यू टू, है ना, रिपल्सन्स इन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है, जब हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर वो अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, मतलब सोर्स चार्जेज अगर नेगेटिव हुआ तो वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल टेंशन कहलाएगा, और अगर सोर्स चार्जेज हमारा पॉजिटिव हुआ, मतलब वहाँ पे रिपल्सिव हमारा नेचर का इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दिखाई देगा, इसी को हम लोग लैटरल प्रेशर कहते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का ये पॉइंट है, ठीक है, वहाँ से इसको उठाया है। तो यहाँ तक अब तक हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट में देख सकते हैं। एक मैं यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ, पहले आप इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को बताओ। मैंने यहाँ पे एक कंडक्टर लिया है, आप ज़रा ध्यान से देखना, ये मैंने क्या करा, एक कंडक्टर लिया है, ठीक है, यहाँ पे एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में कुछ फील्ड लाइंस मैं बता रहा हूँ, जैसे कुछ फील्ड लाइंस यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, आपको देखना है, और यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे बनाना है अपने को, ठीक है, इसको आप ऐसे बना सकते हो, यहाँ से आप क्या करो, ये कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारा कुछ ऐसा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके बताना, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है, लेट से ये लाइन ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। क्वेश्चंस ये है
कि इसमें जितने भी लाइंस आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें से कौन सा लाइन जो है मतलब बेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को, यानी विच लाइन एक्सप्रेस बेस्ट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को कौन बेस्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, एक बार पहले आप सोच लो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके बारे में। देखो, सबसे पहले हमने ए पॉइंट को देखते हैं। ए में जो फील्ड लाइंस है वो इसके सरफेस को क्या कर दे रहा है, इंटरसेक्ट कर दे रहा है। मतलब ये कभी भी इस तरीके से तो पास नहीं होता है, मतलब ये एक ही तो बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर ये देखा जाए तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर ये नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, आप समझो ध्यान से। सरफेस के परपेंडिकुलर होने का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे मैंने जितना भी लाइन ड्रॉ किया है ना, ये सभी के सभी जो है ना लाइन ये रेडियस से जाता हुआ दिखाई देना चाहिए ऐसे। और आपको पता है कि रेडियस के अलॉन्ग जो है ये 90 डिग्री बनता है, तभी जो है ना यहाँ पे, तो ये रेडियस से मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। ये दोनों का दोनों लाइन जो है रेडियस से काफ़ी अलग है, तो ये हमारा ये भी सही नहीं है। ठीक है, यहाँ देखा जाए तो आप ये ज़रा ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो ये क्लोज कर्व आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये रेडियस से इसका कोई भी मेल नहीं है ना। तो ये भी सी जो है वो एक बेस्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। डी को देखा जाए तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर यहाँ पे रिप्रेजेंट करें तो ये सेंटर पे जा करके ये दोनों लाइन जो है इस तरीके से मिल रहा है ना। और ये अपने आप को जो है मतलब बेस्ट एक्सप्रेशंस अगर कहा जाए कि कौन सा फील्ड लाइन्स है, चूँकि सारे प्रॉपर्टीज़ में आपने देखा है कि वो क्लोज लूप जो है वो नहीं बनाता है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है। यहाँ पे आप देखो ज़रा ध्यान से, जो मैंने यहाँ पे बनाया है, अगर मैं यहाँ से रेडियस ड्रॉ करने जाऊँ तो ये मतलब रेडियस के साथ मैच नहीं करेगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा ही नहीं वो फील्ड लाइन सरफेस के। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट एक्सप्रेशन है वो हमारा डी नंबर है। ठीक है, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इस लाइन को ऐसे मिला सकते हो, मैच करोगे तो ये रेडियस के एकदम से परपेंडिकुलर आकर के मतलब आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है। ठीक है, इस तरह से आज की क्लास में हमने क्या करा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे पूरा एकदम फुली डिस्कशंस किया। ठीक है, एक भी पॉइंट्स आपका इसमें जो है नहीं छूट रहा है, चाहे वो एनसीईआरटी से हो या कहीं किसी भी बुक से हो। आप क्या करना कि आप एक एक पॉइंट्स को अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट जो इसके बाद का जो डिस्कशन है, इससे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप एक बार कैलकुलस में इंटीग्रेशंस को अच्छे से देख जाना, जो भी बेसिक इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, बेसिक आप इंटीग्रेशन देख लेना। ठीक है, और जो मैंने इससे लास्ट क्लास में आपको एलिमेंटल अप्रोच बताया है, वो एलिमेंटल अप्रोच आप डेफिनेटली देख लेना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम डेरिवेशंस पे आएंगे। आई होप कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, और वीडियो के साथ साथ अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, आपका ये जो अटेम्प्ट होगा ना, ये पहला अटेम्प्ट होगा, चाहे आप जेईई मेंस में हो, चाहे आप नीट में हो, 12th अपीयरिंग हमारा एक अटेम्प्ट होता है, तो आप उसको दिमाग में रख करके आप अपनी पढ़ाई करो। आई होप आपका दिन मंगलमय हो। गुड डे, सी यू द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।